मैं आज जिनके साथ बैठा हूँ, इतना बड़ा फंड वो मैनेज करते हैं। हमारे साथ हैं आज नीलेश शाह। Nilesh Shah, Kotak AMC. Nilesh Shah, Nilesh Shah, MD CEO of Kotak AMC. म्यूचुअल फंड कितना सेफ है, एक आम आदमी के लिए मैं जानना चाहूँगा आपसे। आप एग्रेसिव रिस्क टेकर है, कंजर्वेटिव रिस्क टेकर है, एवरेज रिस्क टेकर है। एक मिडिल क्लास आदमी को, नया नया इन्वेस्टर है वो, 5,000 रुपये महीने की SIP करनी है। तो सबसे पहले निवेश करने से पहले आप अपने आप की रिस्क प्रोफाइल तय करिए। किस किस तरह के फंड उसको चुनने चाहिए? अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अपने भय और लालच, इसको कैसे बैलेंस करना है। आप एक नए इन्वेस्टर्स को कैसे समझाओगे ये बात? 1960 में कोरिया हमारे साथ था। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के बराबर थे। आज ये सारे देश हमसे आगे चले गए। अपने पे कभी इतना गुरूर नहीं है कि मैं हर बॉल को छक्का मार सकूं। यॉर्कर आएगा तो सिर्फ विकेट बचाऊंगा, हाफ वॉली आएगा तो यस छक्के मारने की कोशिश करें। मैं आज जिनके साथ बैठा हूँ, इतना बड़ा फंड वो मैनेज करते हैं। हमारे साथ हैं आज कोटक AMC के MD CEO नीलेश शाह सर, और आज हम इनसे बात करेंगे इक्विटी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, देश की इकॉनमी के बारे में, GDP के बारे में। बहुत कुछ इनसे हम सीखने वाले हैं। सो हमारे साथ हैं नीलेश शाह सर। तो नीलेश सर, सबसे पहले मुझे तो एक चीज़ बताइए कि आप इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं, आज इस इंडस्ट्री के टॉप पर हैं आप, इतने हम्बल कैसे हो आप? और एग्जाम्पल जो इतना बेसिक ले करके आम आदमी की भाषा में आप समझा देते हो, ये कैसे हुआ आप में? एक बचपन में रामायण पढ़ी थी जहाँ पे लिखा था हाँ, कि अभिमान तो राजा रावण का नहीं टिका था। ठीक है। उनकी तो लंका सोने की थी, गुरूर किया तो सोने की लंका ध्वस्त हो गई। ठीक है। दूसरा, बचपन में पढ़ा लिखा तब रिमेम्बर करते हैं जब एक्सपीरियंस भी हो जाए। तो मार्केट में जब गुरूर किया, इतनी धोबी पछाड़ दी, इतनी नीचे गिरे जोर से कि अब औकात समझ में आ गई। अच्छा, ये हुआ है मतलब कई बार? यस। कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे जब ऐसा हुआ हो? कई बार लगता है कि हमें तो सब कुछ मालूम है, और फिर पता चलता है कि अपने कितने गलत थे। तो कई ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जहाँ पे अगर मैं अपने आँख कान खुला रखता और लोगों की बातें समझता तो शायद उतना नुकसान नहीं करता जितना किया। ओके, तो इन डिसीजंस में क्या ऐसा हुआ है कि आपके साथ साथ लोगों का भी नुकसान हुआ हो, जो इन्वेस्टर्स हैं आपके साथ? भगवान की ये मेहरबानी है कि नुकसान कम हुआ है, मुनाफा ज़्यादा हुआ है, तो ओवरऑल लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ओके। बट अगेन दिस इज लाइक अ बैट्समैन कि आपको हाफ वॉली मिली और आप आउट हो गए। दूसरा हाफ वॉली पे 1 रन लिया, और तीसरा है हाफ वॉली पे छक्का मारा। तो छक्का मारना ही पसंद होना चाहिए। अब 1 रन से क्यों संतुष्ट हो? तो आप छक्के वाले हैं, हमेशा हर बॉल पे छक्का जाए ऐसा बिलीव करने वाले? बॉल देख के खेलने वाला हूँ। हाँ। अपने पे कभी इतना गुरूर नहीं है कि मैं हर बॉल को छक्का मार सकूं। यॉर्कर आएगा तो सिर्फ विकेट बचाऊंगा, हाफ वॉली आएगा तो यस छक्के मारने की कोशिश करेंगे। एक मिडिल क्लास आदमी को, नया नया इन्वेस्टर है वो, 5,000 रुपये महीने की SIP करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5,000 की महीने की SIP के लिए सिर्फ एक फंड में 5,000 करने लग जाए, या 2,500 करके 2 फंड चुने, या थोड़ा और मल्टीपल फंड? किस किस तरह के फंड उसको चुनने चाहिए? इसमें कोई सही आंसर नहीं है। अगर आप एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप 1 या 2 लार्ज कैप ले सकते हैं। ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर जब स्मॉल कैप SIP के रिटर्न अच्छे आ जाए तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। जब आप लेट्स से बम्बई से जयपुर जाने के लिए निकलते हैं तो आप अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं, अपनी बर्थ पे बैठ जाते हैं। अभी लोकल ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल से आगे चली जाए तो आप मेल ट्रेन छोड़ के लोकल ट्रेन में तो नहीं चढ़ते। नहीं। कई बार आपकी ट्रेन लेट्स से अहमदाबाद स्टेशन पे रुकी और कोई दूसरी ट्रेन फटाफट चली गई आगे, तो आप दौड़ते नहीं है कि मैं उस ट्रेन में बैठ जाऊं। आप अपनी ट्रेन में बैठे रहिए। कोई ट्रेन आपसे आगे चली जाएगी, कोई पीछे रहेगी, बट ट्रेन में बैठेंगे तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वही चीज़ SIP के मामले में है। आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक फंड चुना। कोई ज़्यादा रिटर्न देगा, कोई कम रिटर्न देगा। ये जंपबाजी मत करना। जिसमें बैठे हैं, टिकट जहाँ पे काटिए उस ट्रेन में बैठे रहिए, मंजिल तक पहुँचा देगी। सारी गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली है, उसमें तो कोई दो राह नहीं है।
इसलिए तो भारत का ग्रोथ बढ़ता गया है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट सारी गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली तो जरूर है। लेकिन एक है कि हम अपनी पोटेंशियल के अनुसार डिलीवर करें। 1947 में जापान हमसे पीछे था, 1960 में कोरिया हमारे साथ था, 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के बराबर थे। आज ये सारे देश हमसे आगे चले गए, तो हम तो आगे बढ़े ही हैं, बट दूसरे लोग हमसे बहुत ज्यादा चले गए। हमारी स्पीड कम है। हमारी स्पीड कम है, डायरेक्शन सही है। हाँ। और अभी जो ये 20 लाख का लॉट बढ़ा करके कर दिया गया है, ये नीतियाँ आपको लग रही है कि ऐसे जो स्पेकुलेशन चल रहा है इसको रोक सकती है ये नीतियाँ? सो अगेन सेबी बहुत सारे कदम उठा रही है। हम्म, एक तो वार्न करता है कि भाई इतने लोगों ने नुकसान किया है, आप संभल के करिए। सेकंड, ये लॉट साइजेस बढ़ा दिए ताकि वही लोग आए जो लॉस, जो थोड़े समझदार हो और जो लॉस को बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके। तीसरा है इन्वेस्टर एजुकेशन है। हम लोग सेबी के तहत, सेबी से गाइडेंस में बहुत सारे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं। तो अल्टीमेटली जो बंदा समझना चाहता है, जो बंदा सीखना चाहता है, उसके पास तो कई ऑप्शंस लेकिन हैं। एक ये भी तो सजा है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन लोगों को पता कहाँ होता है कैसा प्रोग्राम चल रहा है? सो अगेन लाइक घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हैं, पर पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे देख लीजिए, एमफी की वेबसाइट पे देख लीजिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम की लिस्ट मिलती है। कोई भी यूट्यूब आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। कितनी किताबें लिखी है बड़े बड़े लोगों ने, उसमें से एक किताब पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अपने भय और लालच, इसको कैसे बैलेंस करना है। भय और लालच को कैसे बैलेंस करना है, आप कैसे बैलेंस करते हो उसको? सो एक, लोगों से सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं। दूसरा, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं बाय लिसनिंग टू देम, बाय रीडिंग देयर बुक्स। तीसरा, कॉन्शियस रहते हैं कि भाई हम भी मनुष्य है, कोई गुरु नहीं है, मार्केट के स्टूडेंट है, भयभीत भी होंगे, लालची भी होंगे। तो गो बैक टू बेसिक्स व्हेन यू आर इन डाउट। जैसे कोविड का समय था तो जान का ही डर था, मार्केट का भी डर था, बट एक्सपीरियंस बताता था कि 10 के पी रेशो के आसपास मार्केट का बॉटम बन जाता है। दूसरा, कोविड में क्या हो रहा था उसके ऊपर रिसर्च करते रहते थे कि भाई कोई नई दवाई निकली, कोई नई वैक्सीन निकली, इसमें किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, कब लॉकडाउन खत्म हो सकता है। तो एक है कि आप रिसर्च करिए, डेटा के ऊपर भरोसा करिए। दूसरा, पुराने अनुभव से सीखिए, एंड वो सबको कंबाइन करके अपने भय को जितना काबू में कर सकते हैं करिए। क्या मैं 100% विजयी बन सकता हूँ अपने भय और लालच के ऊपर? आंसर इज नो। मनुष्य हूँ तो भयभीत भी होऊंगा, लालची भी होऊंगा, बट मैं जितना उसे कंट्रोल में कर सकूं उतनी कोशिश करनी चाहिए। तो आप एक नए इन्वेस्टर्स को ये कैसे सिखाओगे? वॉरेन बफे भी कह रहे हैं कि ग्रीडी वीडी का कुछ कोट है उनका, जब मार्केट गिर रहा हो, सब सारे जब लालची हो रहे हो तो आप फेयरफुल हो जाओ, डर जाओ। जब सारे फेयरफुल हैं तो आप ग्रीडी हो जाओ। आप इस चीज़ को नए इन्वेस्टर्स को कैसे समझाओगे कि ये करना है? जैसे मार्केट गिर रहा था कुछ टाइम तक, आज तो बढ़ गया, 2-4 दिनों से सही हुआ है, लेकिन उस टाइम पे इन्वेस्टर्स बैकआउट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं रुको रुको रुको। आप एक नए इन्वेस्टर्स को कैसे समझाओगे ये बात? सो अलग अलग तरीके हैं। एक है कि मैं फंड मैनेजर के ऊपर ये दायित्व दे दूं कि आप ही डिसाइड करिए कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड में निवेश करना है। एक मल्टी एसेट एलोकेशन करके कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर दायित्व लेता है आपके पैसे लगाने का डेट, इक्विटी और सोने चांदी के बीच में। तो एक है कि मैं उनके ऊपर जिम्मेवारी डाल दूं, जब भी मेरे पास पैसा है मल्टी एसेट एलोकेशन में निवेश कर दूं। दूसरा है कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र की सलाह लूँ, वह मुझे गाइड करेंगे कि अब आप इसमें निवेश करिए, यहाँ से रिडीम करिए या इस प्रकार से निवेश करिए। तीसरा है कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ, छोटी छोटी गलतियाँ करना, बड़ी गलती मत करना। बाद में आप समझ पाएंगे कि जो पहला और दूसरा रास्ता था वो सही था। तो आप अपनी कीमत पे सीखिए,
या फंड मैनेजर को दायित्व दे दीजिए हम्म, या एक अच्छे एडवाइजर को रखिए जो आपको गाइड करेगा आपको क्या करना है।